जलजला आया और आकर हो गया रुखसत, मगर वक्त के रुख पर तबाही की इबारत लिख गया। फराज हामिदी का यह शेर वेनेजुएला की घटना को हमारी आंखों के सामने लाकर रख देता है। कल शाम वेनेजुएला के इतिहास की सबसे दर्दनाक शामों में से एक थी। शाम 6:04 पर वहां पहला भूकंप आया। इसकी तीव्रता 7.2 थी। इतने मजबूत झटके से वेनेजुएला के लोग बचने की सोच ही पाते हैं कि अचानक से ठीक 39 सेकंड के बाद दूसरा भूकंप आता है। इसकी तीव्रता 7.5 थी। ये इतना भयानक था कि इसकी दहशत ब्राजील की अमेज़न तक, तकरीबन वहां से 1700 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन पर डोलने लगी। उनमें से कई कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। सड़कों में दरारें उभर आईं। लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। उनकी आंखों में मौत की दहशत को साफ तौर पर देखा जा सकता था। भूकंप के वक्त की तस्वीरें और वीडियोस दिल को दहला देती हैं। अभी तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 तक लोग घायल हो चुके हैं। आंकड़े और भी हो सकते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार लगभग 10,000 से 1,00,000 लोगों तक की मौत हो सकती है। इस घटना को और विस्तार से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या होगा अगर दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे ही भूकंप आए तो। खबर की परत दर परत खोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। 24 जून 2026 की वो शाम हर रोज की तरह समान थी। वेनेजुएला के कैरेबियन समुद्र तट पर मोरॉन नाम के इलाके में शांति थी। लोग अपने रोज के कामों में व्यस्त थे। घर बाजार सब स्थिर थे। राजधानी काराकस से 168 किलोमीटर दूर सब शांत और स्थिर था। कुछ था जो शांत और स्थिर नहीं था, तो वो था उस राजधानी की धरती के नीचे के कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेटों के बीच की हलचल। पहले समझते हैं ये भूकंप कैसे आया। धरती के अंदर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कई सालों से टकराती घिसटती रहीं। ऐसा करने से दोनों के बीच लगातार तनाव भी बनता रहा। जब ये तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो भूकंप का रूप ले लेता है, और उस शाम भी यही हुआ। ये भूकंप लगातार 2 बार आया। इन दोनों के बीच वक्त इतना कम था कि इसे अर्थक्वेक डबलेट कहा गया। यहाँ स्लाइडिंग फॉल्ट हुआ, यानी कि प्लेट्स साइड में खिसक गई। पहला वाला भूकंप छोटा था, जिसकी तीव्रता 7.2 थी। ये 6:04 पर आया। और दूसरा उससे बड़ा और खतरनाक, जिसकी तीव्रता 7.5 थी। ये महज 39 सेकंड के बाद ही 6:05 पर आया। इतना ही नहीं, 2 बड़े भूकंप के बाद भी लगभग 20 छोटे छोटे और भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन भीषण भूकंपों ने कैसे वेनेजुएला को तबाह किया, किस तरह पल भर में इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया, कई जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया, समझते हैं। सबसे पहले राजधानी काराकस के अल्तामीरा इलाके में 22 मंजिला इमारत पूरी तरीके से ढह गई। पूरे शहर में, वहां की गलियों में अफरा तफरी मच गई। ये भूकंप वेनेजुएला के 100 से भी अधिक सालों के इतिहास में सबसे भयानक भूकंप था। यह अपने आप में इतना भयानक था कि इसे काकाओ और बारूटा इलाकों में कई इमारतों को पलक झपकते ही निगल लिया। देखते ही देखते काकाओ इलाके में 4 बिल्डिंग मौके पर ही पूरी तरीके से ढह गई, पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गई। और यही हुआ बारूटा के 2 इमारतों के साथ। बड़ी बड़ी इमारतों की दीवारें लगातार गिर रही थी। अस्पताल भी इस भूकंप की चपेट से नहीं बच सके और उनमें इलाज करवा रहे मरीज भी। सड़कों में दरारें आ रही थी। इस बीच सड़कों पर चल रही गाड़ियां रुक गईं। इन सब में जो सबसे ज्यादा भयानक था, वो था मलबों के भीतर फंसे लोगों की चीखें। अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे डरे लोगों की वीडियोस। बहुत से वीडियोस में वहां के लोग अपने पालतू जानवरों को गले लगाकर रोते दिखे। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। वहां भी चीजें तहस नहस होते दिख रही थी। कुछ लोग अपने घर वालों के नाम पुकार रहे थे, तो कुछ अपने खो चुके लोगों के लिए आंसू बहा रहे थे। बिजली के खंभे रास्ते पर गिर रहे थे, तो ढहे हुए इमारतों ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया। कई पुल भी ढह गए। मोबाइल टावरों को भी इन भूकंपों ने उखाड़ फेंका। भूकंप के बाद हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोग अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से फोन पर बात भी नहीं कर पा रहे और उनके हाल चाल भी नहीं जान पा रहे। वेनेजुएला अभी अमेरिका ईरान वॉर से हुए आर्थिक नुकसान से जूझ ही रहा था। ऊपर से इस भयानक भूकंप का होना वहां की अर्थव्यवस्था को और भी बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। वेनेजुएला सरकार ने तुरंत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं।
खो गए लोगों के नाम मलबे हटाते वक्त रेस्क्यू वर्कर्स लगातार पुकारते दिख रहे हैं। वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंपों ने कुछ ही सेकंड में शहरों की तस्वीर बदल कर रखी। इमारतें गिर गईं, सड़कें फट गईं, हजारों लोग मलबे में दब गए और मौतों का आंकड़ा लगातार अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा ही 7 से लेकर के 7.5 तीव्रता का भूकंप दिल्ली में आ जाए तो क्या होगा? दिल्ली कोई सामान्य शहर नहीं है। यहाँ लगभग 2.3 करोड़ लोग रहते हैं। ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले महानगरों में से एक। समस्या सिर्फ आबादी नहीं है, असली चिंता इमारतों की है। दिल्ली आधिकारिक तौर पर भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन 4 में आता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार यहाँ 6 से 7 और 7 से 8 तीव्रता तक के भूकंप आने की संभावना मानी जाती है। अब सोचिए, पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली की घनी बस्तियां, अनधिकृत कॉलोनियां, बिना इंजीनियरिंग मानकों के बने हजारों मकान और इन सब के बीच करोड़ों लोग। भूकंप में सबसे ज्यादा लोग जमीन फटने से नहीं, इमारतें गिरने से मरते हैं। दिल्ली के लिए किए गए हालिया भूकंपीय जोखिम अध्ययनों में पाया गया कि एक बड़े भूकंप की स्थिति में बड़ी संख्या में इमारतें गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। कुछ मॉडलों में 38% तक भवनों को संवेदनशील बताया गया है। अगर 7.5 तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर के नजदीक आता है तो सबसे पहले अस्पतालों, फ्लाईओवरों, मेट्रो के कुछ हिस्सों, बिजली और संचार नेटवर्कों पर भारी दबाव पड़ेगा। सड़कें जाम हो जाएंगी क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। राहत और बचाव दलों को कई इलाकों तक पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि कई दिनों का समय लग सकता है। और यही वो बात है जो विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा चिंतित करती है। वेनेजुएला में लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले देश में 2 बड़े झटकों ने इतना नुकसान किया। दिल्ली में आबादी का घनत्व, ऊंची इमारतें, पुराना निर्माण और निर्माण मानकों के पालन को लेकर लगातार उठते सवाल किसी भी बड़े भूकंप को कहीं अधिक विनाशकारी बना सकते हैं। हालांकि किसी भी भूकंप में होने वाले वास्तविक नुकसान का अनुमान उसकी गहराई, केंद्र की दूरी, समय और भवनों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। एक लाइन में कहें तो वेनेजुएला का भूकंप एक चेतावनी है। अगर 7.5 तीव्रता का भूकंप सीधे दिल्ली एनसीआर को झटका देता है तो नुकसान कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना तय है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी शहरी आपदाओं में से एक बन सकता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कई बार हमें लगता है कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है तो नागरिकता साबित करने के लिए इतना काफी है। लेकिन इस हफ्ते केंद्र सरकार की एक सफाई ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है। सरकार ने पासपोर्ट एक्ट और पुराने अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पासपोर्ट मूल रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं। इससे पहले भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी को केवल पहचान या निवास से जुड़े दस्तावेज माना जाता रहा है, नागरिकता का नहीं। अगर ये सारे दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो आम भारतीय आखिर अपनी नागरिकता साबित कैसे करेगा? विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि उसने कोई नया नियम नहीं बनाया है, सिर्फ पुराने कानूनों की याद दिलाई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक निर्माणाधीन गोदाम अचानक से भर-भराकर गिर पड़ा और देखते ही देखते वो जगह मलबे के पहाड़ में बदल गई। हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई जबकि दर्जनों को बाहर निकाला गया। राहत और बचाव अभियान अभी चल रहा है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शहर में पुराने टीएमसी काल में मंजूर किए गए कई निर्माण प्रोजेक्ट्स पर अस्थायी रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। शुरुआती जांच में निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। अयोध्या, जो कभी भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती थी, अब उसी के लिए सिरदर्द बनती दिखाई दे रही है। राम मंदिर बनने के बाद जिस विकास मॉडल को बड़ी उपलब्धि बताया गया था, उसी को लेकर अब स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, स्थानीय व्यापारियों की परेशानियां और विकास परियोजनाओं के असर को लेकर असंतोष बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को शायद मंदिर आंदोलन के बाद की राजनीति का ये अध्याय आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आस्था का लक्ष्य पूरा हो जाता है तब जनता रोजमर्रा की समस्याओं के जवाब मांगने लगती है। रही सही कसर राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे ने पूरी कर दी। यानी अयोध्या अब सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि
सुशासन की परीक्षा भी बनती जा रही है। मुंबई लोकल में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी रोशन सुवर्णा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान ट्रेन का दरवाजा खोलने और बंद करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में खूनी झगड़े में बदल गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा जांच है। पुलिस को आरोपी तक पहुंचाने वाला सुराग कोई बड़ा तकनीकी सबूत नहीं, बल्कि कंपनी का लोगो बना सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांचकर्ताओं ने आरोपी के कपड़ों पर बने लोगो को नोटिस किया। फिर उसी धागे को पकड़कर सैकड़ों कैमरों की फुटेज खंगाली गई और आखिरकार आरोपी तक पहुंचा गया। यानी कभी कभी आरोपी को पकड़ने के लिए बड़ी गलती नहीं, एक छोटी सी पहचान ही काफी होती है। मैं हूं करुणेश, शो का नाम है द बजर भट्टू शो। इस शो में हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को आपको बताएंगे। कुछ खबरें फौरी तरीके से ऊपर से बताएंगे, कुछ खबरों को डिटेल में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक ये शो बिना किसी देरी के पहुंच सके।